तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो यूपी टेट का जो निर्धारण डेट है वो आपके 28-29 जनवरी है। इससे पहले आप लोग प्रीवियस मॉडल पेपर जितना सॉल्व करना चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास है। इसके बाद आप लोग सुपर टेट में बैठेंगे। तो आज की क्लास जो होने वाली है हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे होने वाली है, यानी प्रीवियस मॉडल पेपर से संबंधित होने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे 20 प्रश्न रखे गए हैं। आप लोगों का टारगेट 15 प्रश्नों का होगा। टारगेट 15 प्रश्न वही अचीव कर पाएंगे जो अपनी प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों ने 15 प्रश्नों का टारगेट पूरा किया या फिर पूरा प्रश्न कर लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग चैनल को, या फिर लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न ये बनता है 2011 13 नंबर प्रथम पालिका है, यानी 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न का ये है। इसमें पूछा गया है कि आदि कवि किसे कहा जाता है। कह रहा है कि आदि कवि किसे कहा जाता है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कालिदास, दूसरा कह रहा है कि तुलसीदास, तीसरा वाल्मीकि और चौथा कह रहा है कबीर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। ये प्रश्न आपका याद रखिएगा, 13 नवंबर का है, 2011 का प्रथम पालिका है। इसमें पूछा है कि आदि कवि किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, वाल्मीकि के साथ जाएगा, क्योंकि इन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, इसलिए इन्हें महाकवि वाल्मीकि के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए बताया गया है, महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना के कारण आदि कवि कहा जाता है। किसकी रचना की थी। तो रामायण की कवि यहाँ पे रचना की थी महाकाव्य। और किसमें किया था तो याद रखिएगा आप लोग, संस्कृत में किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आपका 13 नवंबर द्वितीय पालिका है, यानी 6 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का ये है। इसमें ये 2011 में प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रगान किसने लिखा है। याद रखिएगा, पेडागोजी पे आधारित यूपी टेट का पेपर नहीं होता है, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे चलता है, यानी रटे रटाए हुए प्रश्न आपके आते हैं। जितना सिलेबस में रहेगा वहीं से पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा है राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो पहला करा है कि महादेवी वर्मा ने, दूसरा करा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और यहाँ पे तीसरा करा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और चौथा करा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। आप लोगों को पता है कि राष्ट्रगान जो है किसने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। याद रखिएगा इन्होंने याद रखिएगा इन्होंने राष्ट्रगान कितने देशों के लिए यहाँ पे लिखा है। तो याद रखिएगा, एक यहाँ पे बांग्लादेश और दूसरा इंडिया, इन दोनों के लिए इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इनकी व्याख्या पे देखिए है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न 2012 में पूछा गया है। यूपी टेट 2012 में 3 जून प्रथम पालिका ये पेपर है। इसमें पूछा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। कहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। ये यूपी टेट 2012 का पेपर है, 3 जून का है, प्रथम पालिका। सुमित्रानंद पंत ने लिखा है, यहाँ पे प्रेमचंद्र ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने, यानी अमिताभ बच्चन के पिता को कहा जाता है यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे का। अगर तीसरे की बात किया जाए तो ये जो उपन्यास है गोदान, ये प्रेमचंद का है। किसका है, प्रेमचंद का है। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या में, तो इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसान का जीवन समस्याओं पर आधारित है, जिसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक किसान संघर्ष करता है अपने जीवन में और कितनी कठिनाइयों के बाद उसे अनाज के एक दाना मिलता है। तो गोदान इनकी प्रसिद्ध है और उपन्यास है, जिसमें इन्होंने लिखा है, प्रेमचंद्र ने लिखा है उपन्यास को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका है 2012 का है, 3 जून का है, द्वितीय पालिका है। इसमें पूछा है कि जयशंकर प्रसाद किसके लिए प्रसिद्ध हैं। उपन्यास के लिए, नाटक के लिए, कविता के लिए, या फिर निबंध के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, और इसका आंसर सही बताइएगा एकदम कि क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। उपन्यास, नाटक, कविता, निबंध किसके लिए प्रसिद्ध थे, जयशंकर। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे अपने प्रश्न पे इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चौथे का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि ये 2013 का प्रश्न है, 27 जून का है, प्रथम पालिका है। इसमें पूछा है कि माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो पहला करा रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा,
प्रेमचंद। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 5वें का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माधुरी जो थे, याद रखिएगा, माधुरी पत्रिका के जो संपादक थे प्रेमचंद थे। कौन थे? प्रेमचंद थे। राइट आंसर आप लोगों का जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का चौथा आया एकदम करेक्ट होगा। व्याख्या में बताया गया है कि हिंदी के प्रसिद्ध पत्रिका माधुरी का संपादन प्रेमचंद्र ने किया था। अगर वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूपी टेट 2013 का ये प्रश्न है, 27 जून द्वितीय पाली का है, जिसमें बताया गया है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंद पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर हरिओस और भी इन्हें कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, ये जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त के साथ जाएगा। साकेत महाकाव्य की रचना इन्होंने की थी, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका पहले के ही साथ जाएगा। ये सब प्रीवियस मॉडल पेपर के प्रश्न हैं, याद रखिएगा। साकेत मैथिली शरण गुप्त की महान कृति है, जिसमें उर्मिला के त्याग का वर्णन किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें 7वें प्रश्न की, 7वां प्रश्न ये आपका पूछा है, यूपी टेट 2014 का है, 22 फरवरी प्रथम पाली का है। इसमें पूछा है कि हंस पत्रिका के संपादक किसने किया है? संपादक किसने किया है? तो यहाँ पे करा सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है, जयशंकर प्रसाद ने किया है, प्रेमचंद्र ने किया है, महादेवी वर्मा ने किया है। तो राइट आंसर इसका किसके साथ जाएगा? 7वें का। 7वें का देखिए ये जाएगा प्रेमचंद के साथ ही जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक जो थे यहाँ पे आपके कौन थे? प्रेमचंद थे। राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या में, तो व्याख्या में बताया गया है यहाँ पे कि हंस पत्रिका हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जिसका संपादक प्रेमचंद्र ने किया था। वहीं पे अगर बात करेंगे 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न हमारा ये पूछा है 2014 में 22 फरवरी द्वितीय पाली का है, यानी 6 से लेकर 8 तक का ये प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है, सुमित्रानंद पंत का, या फिर जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, किसका आता है नाम? तो राइट आंसर यहाँ पे जल्दी से कमेंट करिएगा कि राम शक्ति पूजा किसकी रचना है 8वें का। तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा जयशंकर प्रसाद के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया है तीसरा एकदम सही होगा, जयशंकर प्रसाद के साथ जाएगा। इसमें बताया गया है व्याख्या में राम की शक्ति पूजा छायावादी कवि जयशंकर, यार देखिए ये एक बात याद रखिएगा, ये छायावादी कवि भी थे जयशंकर प्रसाद, इनकी ही प्रसिद्ध कृति थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया 2015 10 अक्टूबर प्रथम पाली का है। पूछा है रश्मि रथी महाकाव्य के रचयिता कौन थे? पहला करा जयशंकर प्रसाद, दूसरा करा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा करा कि हरिवंश राय बच्चन। तो 9वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो देखिए जो ये रश्मि रथी जो महाकाव्य है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो की थी आपकी यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, अपनी संख्या के बराबर जरूर लाइक करिएगा। जितने भी लोग देखने आ रहे हैं एक बार लाइक जरूर करिएगा क्लास को। कहा रश्मि रथी यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पे सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें कर्ण की यहाँ पे जीवनी के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा इसमें कर्ण के जीवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 10वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है हमारा यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे इसका कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद होंगे। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद होंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 10वें पे। 10वां पे हमारा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। 10वां ये प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न है 2015 का है, 10 अक्टूबर द्वितीय पाली का है, यानी 6 से लेके 8 तक में ये पूछा गया था प्रश्न। ये यहाँ पे कह रहा है अंधा युग नाटक किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती ने, महादेवी वर्मा ने, केदारनाथ सिंह ने, हरिवंश राय बच्चन ने। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? तो 10वें की अगर हम बात करें, 10वें की अगर बात करें हम, तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। एक मिनट, हाँ जी हाँ, 10वें का जाएगा यहाँ पे अंधा युग के जो नाटक के लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। अगर इनकी बात करें हम तो यहाँ पे बात क्या है कि अंधा युग धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक है, जो कि महाभारत के अंत के समय पर निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 11वें की। 11वें का हमारा कह रहा है कि यूपी टेट 2019 में पूछा गया 16 का है 2016 यहाँ पे यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 का ये प्रथम पेपर है, यानी फर्स्ट पेपर है। इसमें पूछा है कि भाषा सिखाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? अनुकरण है, दोहराने की, या फिर व्याकरण है, या फिर शब्दकोश है, या फिर अनुवाद है। तो इसमें से राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के, या फिर चौथे के? देखिए 10वें का जो राइट आंसर जाएगा अनुकरण, अनुकरण के साथ जाएगा। 1 से लेकर 5 तक के बालकों को पढ़ा रहे हैं तो अनुकरण सबसे महत्वपूर्ण होगा। राइट आंसर आपका पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया पहला एकदम सही होगा। वहीं पे अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया है कि बच्चा भाषा सीखने से पहले, या फिर करा भाषा
सबसे पहले अनुकरण से सीखता है। बोलचाल और व्यवहार भाषा अधिग्रहण का मुख्य साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 15 में पूछा गया है 2015 में। यहाँ पे यहाँ पे 15 अक्टूबर का पेपर है 2017 का, प्रथम पालिका यानी 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल यहाँ पे पढ़ना लिखना सिखाना, केवल शब्द दिया है काटिए। व्याकरण के नियम याद करना, याद कराना दिया है, काट दीजिए। संचार कौशल को विकसित करना, एकदम सही होगा। परीक्षा में अच्छे अंक बांटने की बात कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। जितने भी लोगों का तीसरा आया है 12वें का एकदम सही होगा। अगर वहीं पे अगर हम बात करें व्याख्या में, तो बताया भाषा शिक्षण का मकसद बच्चों को संवाद और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकसित करना या फिर क्षमता विकसित करना या फिर बनाना की बात कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें 27 जून का पेपर है 2013, प्रथम पाली यानी 1 से लेके आपके 5 तक का पेपर है, पेपर फर्स्ट है। शब्द भंडारण का विस्तार किससे होता है? व्याकरण रटने से, रटना दे दिया है, काट दीजिए। यहाँ पे करा व्यापक पठन से, वाक्य संरचना से, नियमों को याद करना, याद करना आपका गलत होगा। तो इसमें देखिए पूछा है 13वें का, तो 13वें का जाएगा व्यापक पठन से। जितने अच्छे से वो समझेगा सीखेगा उतने अच्छे से उससे याद होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आयतन सही होगा। जितना अधिक विद्यार्थी जो पढ़ता है उतनी ही उसकी शब्दावली का समृद्धि होती है, यानी भंडारण शक्ति बढ़ती है। अगर हम बात करें 14वें प्रश्न की, तो 14 का कह रहा है ये 18 नवंबर 2018 का पेपर है, फर्स्ट का है यानी 1 से लेकर 5 तक का। इसमें कहा कि रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्याकरणिक त्रुटियों को सिखाना या फिर त्रुटियों से बचाना, बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने के अवसर देना। अवसर दिया है तो करेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे दूसरा राइट आंसर होगा। केवल निबंध लिखाना काट दीजिए। अनुच्छेद याद कराना काट दीजिए। व्याकरणिक त्रुटियों को बचाना नहीं, उसे समझाना और सिखाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे देख लेते हैं। व्याख्या पे क्या कहा गया है? व्याख्या में बताया कि रचनात्मक लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति का विकास होता है, एकदम सही है। वहीं पे अगर हम बात करें 15वें प्रश्न की, तो इसमें पूछा है 23 फरवरी का पेपर है, ये 2014 का फर्स्ट पेपर यानी 1 से लेकर 5 तक का पेपर है। इसमें भाषा के बाद यहाँ पे कह रहा है स्वाभाविक पद्धति है, व्याकरण पद्धति, प्रत्यक्ष अनुवाद और व्याख्यान। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर 15वें की हम बात करें तो 15 का राइट आंसर जाएगा प्रत्यक्ष। अगर बालक देख कर 1 से लेकर 5 तक का बालक है, अगर देख कर सीख रहा है, याद रखिएगा, देख कर सीख रहा है तो बालक बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा और उसमें निपुण भी होगा। प्रत्यक्ष यानी सामने की बात कर रहा है, दिखाकर। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 16वें प्रश्न पे। 16 का प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 16 का प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ पे कि भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल के विकास हेतु उपयुक्त विधि है। मौखिक प्रश्न उत्तर, चित्रलेखन, शब्द निर्माण, व्याकरण अभ्यास। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 16 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मौखिक, यहाँ पे प्रश्न उत्तर की, क्योंकि यहाँ पे श्रवण की बात कर रहा है तो मौखिक मैंने बोल की बात कर रहा है, सुनकर बालक बोलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के ही साथ जाएगा और तीनों ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि वहाँ पे मौखिक की बात किया है। सुनना और उत्तर देना श्रवण कौशल को मजबूत करता है, एकदम सही है। सुनकर बालक उत्तर देगा तो मौखिक हो जाएगा। वहीं पे अगर हम 17वें प्रश्न की बात करें, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए बेहतर यहाँ पे कंटेंट्स और यहाँ पे आप लोगों के लिए PDF रखे गए हैं, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे 22 फरवरी का है, 2015 का पेपर है, फर्स्ट है यानी 1 से लेकर 5 तक का ये भी पेपर है। कह रहा है कि बच्चे सबसे पहले भाषा किससे सीखते हैं? परिवार और परिवेश से, विद्यालय से, शिक्षक से, किताबों से। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले विद्यालय में नहीं जाता है बालक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए सबसे पहले बालक जो है विद्यालय में नहीं जाता है, शिक्षक के समक्ष नहीं जाता, किताबों तक नहीं जाता। सबसे पहले परिवार और परिवेश के से मिलता जुलता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया एकदम सही होगा। वहीं पे अगर हम बात करें भाषा का प्रथम अधिग्रहण बच्चे के परिवार और वातावरण से होना, यानी हम कह सकते हैं उसकी पहली गुरु जो होती है माता होती है, माता पिता, लेकिन माता ही कहा जाता है। वहीं पे अगर बात करें यूपी टेट यहाँ पे 23 जनवरी 2021 का ये पेपर है, फर्स्ट यानी 1 से लेकर 5 तक का ये भी है। इसमें पूछा है कि भाषा शिक्षण में त्रुटियां किससे दर्शाती है? बच्चों की अक्षमता को, भाषा सीखने की प्रक्रिया के अंग को, और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक की असफलता को, पद्धति की कमजोरी को। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए इसका आंसर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी आंसर जो है भाषा के सीखने की प्रक्रिया के अंग के किस प्रकार से वो सीख रहा है भाषा विकास में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा एकदम करेक्ट होगा। वहीं पे देखिए इसकी व्याख्या बताया, भाषा सीखने में गलतियां स्वाभाविक होती हैं और सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती हैं। त्रुटियां करके ही बालक सीखता है, कोई भी हो पहली बार में ही नहीं सीख लेता है।
ये पेपर 19 का है। यहाँ पे कह रहा है कि 13 नवंबर 2012 का पेपर है, प्रथम यानी 1 से लेकर 5 तक का ये भी है। कह रहा भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? केवल व्याकरण पढ़ाना गलत है, भाषा का प्रयोग को में लाना, नियम याद कराना गलत है, यहाँ पे अनुवाद कराना ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, क्योंकि भाषा का प्रयोग में लाना सबसे बेहतर होगा कि किस प्रकार से प्रयोग बालक कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहा है, बातों को दूसरे की समझ किस प्रकार से रख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया भाषा का अधिकरण का प्रयोग ही संभव है। अगर हम बात करेंगे आज के प्रश्न का, लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का, जिसमें ये 18 नवंबर 2017 का पेपर 2 है, यानी 6 से लेकर 8 तक का ये पेपर है। इसमें पूछा गया था कि भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित पद्धति का आशय क्या है? शिक्षक को केंद्र में रखना। यहाँ पे शिक्षक को केंद्र में नहीं रख सकते हैं, एक आप लोगों के लिए आसान कर दिए, बचा आपका 3। यहाँ पाठ्यक्रम को केंद्र में रखना, बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षण कराना और परीक्षा को केंद्र में रखना। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? आपके कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसका आंसर बताइएगा सही और बताइएगा कि आप लोगों ने 15 का टारगेट 20 में से पूरा किया या फिर नहीं किया। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि ये आप लोग अपनी प्रिपरेशन किस प्रकार से कर रहे हैं और अगली क्लास किस पे चलाई जाए उस पर भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और सभी लोग बताइएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए। तो जाते जाते यही कहेंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली क्लास बहुत ही बेहतर होगी जिस पे भी चलेगी, लेकिन आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि किस पे चलाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।